एक तो क्या होता है, जो हमारा कंकाल तंत्र होता है, इसमें तीन प्रकार के तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, तीन पार्ट में। एक तो क्या होता है स्केलेटन, दूसरा क्या होता था है संधि जॉइंट्स, और तीसरा उपास्थि कार्टिलेज। ये तो था यस सर। संधि और स्केलेटन कंकाल, ये तो था। ये तीन तरीके से स्केलेटन को डिवाइड कर सकते थे। रिवीजन चल रहा है, 10 मिनट रिवीजन चलेगा, फिर आगे ताकि मुझको याद भी हो जाए। अब कंकाल को हमने दो तरीके से डिवाइड किया था। कौन कौन सा था कंकाल को? दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो था एक्सियल था, और दूसरा कौन सा था? अपेंडिकुलर। जो हमारा कंकाल होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, अक्षीय और उपांगीय अपेंडिकुलर। अक्षीय कंकाल कौन सा होता है? जिसमें गति नहीं होती, यानी उस दिन मैंने एक वीडियो भेजी थी, देखा होगा तो, जो हमारा मस्तिष्क है और जो फेफड़े वाला हिस्सा होता है, इसमें गति नहीं होती है। तो ये हमारा कौन सा था? अक्षीय एक्सियल स्केलेटन होता है, इतना तो पढ़ा होगा। उपांगीय में कौन सा होता था? इसमें गति होती है। हाँ, तो अपने पार्ट थे इसके उपांगीय थे तो कौन कौन से? हाथ पैर, जिसको क्या बोलते थे? अपर लिम्स, लोअर लिम्स, यानी लिम्स बोलते थे। ठीक, यानी हाथ पैर की जो हड्डियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं? उपांगीय। देखो अक्षीय वाला कौन सा है कि ब्रेन, हमारा ब्रेन की जो हड्डियां हैं गति नहीं करती। ठीक, नीचे साइड फेफड़े साइड आते हैं, ये भी गति नहीं करते हैं। पूरे बॉडी में जो फिक्स रहेगा, गति नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं? अक्षीय कंकाल। और बाकी हाथ पैर हैं, ज्वाइंट्स हैं, इन सब में क्या होगा? गति होती है। तो लिम्स हो गया। तो दूसरा कौन सा था? गर्डल। गर्डल हाथ पैर की हड्डी कितनी होती है? हाथ में हड्डी 30, इसमें 30, इसमें भी 30, 120, टोटल कितनी? 120 हड्डियां हाथ और पैर के अंदर होती है। ठीक है, तो लिम्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? दो, अपर और लोअर। अपर लिम्स हाथ की हड्डी, लोअर लिम्स पैर की हड्डी। और गर्डल कौन कौन से थे? गर्डल को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? दो। कौन कौन से? एक में 4 हड्डियां होती थी, एक में 2। बताओ। गर्डल भी 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पेल्विक और पेक्टोरियल। पेल्विक कहाँ होता था? जो हमारे लोअर साइड में है, ठीक है, वो हमारा पेल्विक है। यानी जो पैर की हड्डियां जो कनेक्ट हैं, हिप से कनेक्ट होती हैं, तो वहां पर जो होता है वो पेल्विक गर्डल होता है। कितनी हड्डियां होती हैं वो? 2। पता ही नहीं कि पेल्विक गर्डल में 2 हड्डियां होती हैं और पेक्टोरल में 4। पेक्टोरल में कौन कौन से? ये वाली हड्डियां, ठीक, और 2 पीछे साइड को। यानी हाथ हमारे अक्षीय कंकाल से जुड़े हैं। तो किसके कारण जुड़े हैं? गर्डल से। गर्डल की कौन सा वाला? पेक्टोरल गर्डल। उसके थ्रू हाथ हमारे किससे जुड़े हैं? अक्षीय कंकाल से जुड़े हुए हैं। और जो पैर अक्षीय कंकाल से जुड़े हैं किसके कारण? पेल्विक गर्डल। ये क्या होता है? यही मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट करता है। पेल्विक गर्डल में, फीमेल में ये पार्ट क्या होता है? हड्डी चौड़ी पाई जाती है, और मेल में कम चौड़ी होती है, या पतली कह सकते हो। तो 2 प्रकार के थे, गर्डल भी पढ़ लिए थे। और क्या पढ़ा था अभी? इसमें हमने कुछ और भी पढ़ा था, याद हो गर्डल में। फिर हमने हड्डियां पढ़ी थी। सामने वाली हड्डियों को क्या कहते हैं? एक तो स्कैपुला की जो पीछे साइड की हड्डी होती है, उसको क्या बोलते हैं? देखो ऊपर साइड में 4 हड्डियां पाई जा रही हैं। एक तो सामने वाली जो ये, और दूसरी पीछे साइड, यानी पीछे ट्रायंगुलर शेप में जो होती हैं वो क्या होती हैं?
स्कैपुला होती है। सामने वाली हड्डी कौन सी थी? इसी को क्या कहते थे? ब्यूटी बोन, याद होगा तो। ये वाली जो हड्डियां हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। ठीक, शरीर की खूबसूरती में ये सहायक होती हैं। और ये तो पढ़ लिया। और क्या पढ़ना था इसमें? जॉइंट्स पढ़ने थे और कार्टिलेज पढ़ने थे। बताओ भाई, फिर हमने स्केलेटन में क्या क्या पढ़ा था? खोपड़ी। कितनी हड्डियां होती खोपड़ी में? टोटल जो हमारा खोपड़ी है, खोपड़ी तो चेहरा वाला सब मिलाकर है ना, ऐसा थोड़ी। खोपड़ी में ऊपर पार्ट आ जाएगा अलग से। 29 हड्डियां खोपड़ी में पाई जाती थी। और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, देखो जो हमारा कंकाल है ये भी तो मिलकर बना है। कंकाल को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या क्या पार्ट होते हैं? खोपड़ी पाई जाती है, खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। फिर रीढ़ की हड्डी, उसमें कितनी होती हैं? 26 हड्डियां। फिर 24 हड्डियां किसमें पाई जाती हैं? ये जो है हमारे रिब्स। आ जाओ, कंकाल में जो हमारा कंकाल है तो सिर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 29। उसके बाद रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड 26। फिर हमारे रिब्स में 24 और एक हड्डी और होती है, ये कहलाती है स्टर्नम। जो हमारे फेफड़ों की हड्डियां जो रिब्स जो कनेक्ट होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ एक हड्डी पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम। इस हड्डी से क्या होता है? आगे साइड जितनी भी फेफड़ों वाली हड्डी रिब्स जितने भी दिख रहे हैं पसलियाँ, ये पसलियाँ जुड़ी हुई हैं, तो बीच में एक स्टर्नम पाया जाता है। इसको इसका कनेक्ट था, फोटो ले लिया ना। तो ये सब चीजें पढ़ी थी हमने। फिर खोपड़ी में, फिर खोपड़ी को हमने पढ़ा था। खोपड़ी में कितनी कितनी हड्डियां थी? ऊपर वाले पार्ट को कपालस्थी बोलते थे। कितनी हड्डियां थी उसमें? 8। कपालस्थी में 8 थी। चेहरे में कितनी पाई जाती थी? 14 हड्डियां चेहरे में पाई जाती थी। और कान को क्या बोलते हैं? ऑडिटरी भी बोलते थे इसको। ऑडिटरी बोन कितनी होती थी? 3 प्रकार की हड्डियां कान में पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सुनना चाह रहा हूँ, कोई कारण नहीं। सबसे छोटी कौन सी थी? इससे भी सबसे छोटी थी। और 2 हड्डियां और थी। एंगल, वो तो हमने बाद में नाम बताया था। पहले 2 नाम और बताए थे हमने, मैलियस, डिस्कस, स्टेपीड। याद आया? ये 3 हड्डियां बताई थी। जो स्टेपीड है सबसे छोटी हड्डी थी। ये सब चीजें पढ़ो, फिर पहला के रिवीजन ऐसे ही होना है, और जितनी बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा याद होगा। तो ये सब घर जाकर पढ़ो। अब जो हड्डियां थी, मांसपेशियां थी, वो तो हमने पढ़ ली थी। घर पे जाकर पढ़ना होगा, इसको याद रखना होगा, तब दिमाग खुलेगा धीरे धीरे। देखो, नॉलेज का एक अच्छी बात यह है नॉलेज की, आपका सब्जेक्ट भले वो ना हो, या आपको अगर वो चीज़ अच्छे से आती है तो कभी भी मान लो उस सब्जेक्ट में आप किसी के साथ खड़े होते तो उससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती। होता नहीं होता? फिजिक्स बहुत अच्छी है तो ऐसा कोई टीचर अगर फिजिक्स का है, उसके सामने खड़े हो गए, आपस में बातचीत चलने लगी, तो अगला बंदा जज कर लेगा कि तुम्हें आता है नहीं आता है। ये चीज़ बहुत से लोग होते हैं ना, सब्जेक्ट फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, बायोलॉजी भी आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब आती है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? मल्टी टैलेंटेड में आते हैं। जहाँ जिस क्लास में खड़ा कर दो पढ़ाने के लिए, वो उस क्लास में बढ़िया पढ़ा लेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ग्रंथियां, यानी ग्लैंड। ये क्या होते हैं? ग्रंथि किसे कहते हैं? ग्रंथि का कुछ काम होता होगा। हमारे शरीर में ग्रंथियां पाई जाती हैं।
जैसे अभी पसीना आ रहा है, तो पसीना आ रहा है तो कौन सी ग्रंथि यहाँ पर काम कर रही है, या फिर आंसू निकलते हैं, कोई जल्दी जल्दी रोने लगता है तो उसका भी क्या आंसू निकलने के लिए भी एक ग्रंथि काम करेगी, उस ग्रंथि से क्या होगा, वो आंसू बाहर निकलेंगे। या फिर आंसू में प्रोटीन होता है, आंसू में नमक भी होता है, प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन तो होता ही है, लेकिन जैसे कहते हैं कि किसी को पता हो प्रोटीन है या नहीं वो अलग चीज़ है, लेकिन उसे ये जरूर पता होगा कि आंसू में सॉल्ट पाया जाता है। मोस्टली सभी को मालूम होगा, ऐसा कोई नहीं है जो रोया ना है। तो ग्रंथि का काम क्या है, इनका काम है शरीर से रसायन को क्या उत्पन्न करना। पहला काम क्या है, शरीर से, जैसे तुमने सुना होगा हार्मोन नाम सुने, एंजाइम और रस सुना है ना, रस जैसे कि गैस्ट्रिक जूस बॉडी के अंदर बन जाता है, तो ये सब रस है या एंजाइम है या फिर हार्मोन है। इन सब ये कौन एमिट कर रहा है, ग्रंथियाँ। ग्रंथियों का काम होता है ये कि बॉडी में जो भी रसायन है उनको उत्पन्न करना और जिस कार्य के लिए यूज करना है उसमें उसको भेज देना। तो हमारे पास ग्रंथियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहले थोड़ा सा समझ लो, जैसे अभी लिख लो, इसको लिखते हैं अंतःस्रावी, लिखना बाद में, समझते रहो। और दूसरी होती है बहिस्रावी। कौन कौन मिस किया, ग्रंथियां शरीर के अंदर पाई जाती हैं। अब इन ग्रंथियों का काम क्या है, जैसे कि आंसू निकल रहे हैं, तो आंसू निकल रहे हैं तो आंसू ऐसे तो निकलेंगे नहीं, कोई ना कोई ग्रंथि का यूज होता है। तो ग्रंथि क्या है कि बना क्या, आंसू है या तुम्हारा पसीना है, ये सब बन कहाँ है, शरीर के अंदर। शरीर के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है इनका, लेकिन ये शरीर के बाहर आ रहा है। तो कुछ ग्रंथियां जो होती हैं जिसमें क्या होता है कि रसायन अंदर बनेगा, ठीक, लेकिन उनका प्रभाव क्या होगा, बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। मोस्टली क्या हो, तो वो हमारी कौन सी कहलाएंगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और कुछ ऐसी होती हैं जिसमें बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर ही रसायन बना और शरीर के अंदर ही प्रयोग कर लिया गया। जैसे कि आंसू है, आंसू बनते शरीर के अंदर ही हैं, लेकिन वो ग्लैंड के थ्रू बाहर आ जाते हैं। पसीना है, शरीर के अंदर बना वो, और फिर क्या हुआ, ग्लैंड के थ्रू शरीर से बाहर आ गया। और क्या हो सकता है, जैसे एक होता है हमारा पसीना, ठीक, दूसरा आंसू, तीसरा हमारा लार है, ये सब हमारे किस्म हैं। अब इसमें समस्या ये है, एक लीवर भी आता है, पहले लीवर देख लो, लीवर सुना है, यकृत। चौथा होता है अग्नाशय, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ देखो, यहाँ ये जो क्वेश्चन है लीवर और अग्नाशय, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लीवर और अग्नाशय जो है इनको हम एंडोक्राइन में भी काउंट करते हैं और एक्सोक्राइन में भी काउंट करते हैं। मतलब ये दोनों तरीके से काम करेगा। लीवर में क्या बनता है, अभी लिखना मत, देखते रहो, लिखवा देंगे। बाइल जूस बनता है पित्तरस, लीवर के अंदर, यकृत के अंदर क्या बनता है, पित्तरस बनता है। और ये पित्तरस क्या करता है, पित्तरस क्या करता है, देखो जब हम खाना खाते हैं तो खाने का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मुंह के अंदर से। जैसे खाना अंदर गया, खाने का पचना स्टार्ट हो गया। कुछ पार्ट कहाँ पच जाता है, पेट में, आमाशय में पड़ जाता है, वो पच जाता है। अब बचा क्या, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि फैट, तेल है, ऑयल जो होता है, अब वो क्या होता है पेट के अंदर नहीं पचेगा, वो कहाँ पचता जा करके, इंटेस्टाइन, आंत में। तो उसके लिए क्या होगा, लीवर क्या है, बाइल जूस क्रिएट करेगा, और ये बाइल जूस नली के थ्रू किसमें चला जाएगा, आंत में। और वहां जाकर के बाइल जूस क्या करेगा, जो फैट, जो बसा नहीं पची थी, उसका पाचन ये कर देगा। ठीक है, नहीं है समझ में? जो हमारा लीवर है, इसका काम क्या है, पाचन करना, किसका, फैट का। ठीक, फैट का पाचन। और दूसरा, कई बार क्या होता है, जैसे कुछ लोग हैं
जैसे बच्चे हैं, कभी देखना जब वो दूध पीते हैं तो कई बार क्या होता है कि दूध पचता नहीं है उनका, ठीक है, यानी उनके अंदर दूध में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन सही से नहीं हो पाता है स्टार्टिंग में, क्योंकि उस समय उनका अग्नाशय वीक होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, अग्नाशय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज। और यहाँ कौन सा जूस बनेगा, पैनक्रियाटिक जूस। ऐसे ये क्या होगा, अग्नाशय में क्या होगा कि अग्नाशय का काम है जो प्रोटीन, जो हम प्रोटीन ले रहे हैं, इनटेक है प्रोटीन का, उसका पाचन करना अग्नाशय का काम है। और ये भी कहाँ होगा, आंत में होगा। मतलब फैट और प्रोटीन नहीं बची पेट के अंदर, नहीं बची, वो कहाँ जाएगी, आंत में। अब यहाँ पर क्या होगा, दो चीज़ें कनेक्ट होंगी। जैसे ये हमारा मान लो पेट है, ठीक, एक क्या होगा यहाँ पर लीवर, और इधर क्या होगा मान लो अग्नाशय। और यहाँ से क्या कनेक्ट होगा, आंत कनेक्ट होगी। तो यहाँ से क्या होगा, खाना आया, कुछ पच गया, पचने के बाद अब क्या बचा, यहाँ पहुँच गया आंत के अंदर। अब यहाँ से क्या होगा, लीवर ने यहाँ से क्या भेज दिया, बाइल जूस, पित्तरस को भेजा कहाँ, आंत के अंदर, और वहाँ से क्या हुआ, उसने फैट को पचा दिया। ऐसी अग्नाशय जो है इसने भी क्या करा, इसको पैनक्रियाटिक जूस को कहाँ भेज दिया, आंत के अंदर। और जो प्रोटीन थी यहाँ बची हुई, जो नहीं डाइजेस्ट हुई थी, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट किसने करा, अग्नाशय में। ठीक, तो ये क्या है, इनको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों में काम करते हैं। ठीक है, पहली चीज़ क्या है, देखो ये बॉडी के बाहर तो नहीं आ रहा है। नॉर्मली क्या है, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ पैनक्रियाटिक जूस है, देखो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इनका काम क्या है कि बनेंगे तो शरीर के अंदर, लेकिन इनका रिसाव कैसे होगा, बाहर होगा। लेकिन जो हमारा लीवर और यकृत है, मतलब अग्नाशय है, इन दोनों में क्या हो रहा है, बन रहे हैं, बाइल जूस भी बन रहा है और पैनक्रियाटिक जूस भी बन रहा है, लेकिन ये दोनों बाहर नहीं आ रहे। लेकिन कभी जैसे उल्टी आ जाती है किसी को, तो बाइल जूस बाहर आ जाता है, लेकिन ये वाला बाहर नहीं आता। तो नॉर्मली ये बाहर भी नहीं आ रहे हैं और बन भी रहे हैं। इसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है या बहिस्रावी ग्रंथियाँ जो हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि शरीर में बनते कहाँ हैं, शरीर में, लेकिन ये शरीर के बाहर या अंदर रिसाव तो होगा इनका, ये ट्रांसफर तो होंगे, लेकिन किसके थ्रू, नलियों के थ्रू। अगर ये नलियाँ नहीं होती तब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड में नहीं आती, लेकिन नलियों के थ्रू हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएंगे, बहिस्रावी ग्रंथियाँ कहलाएंगे। ठीक है, अब लिखना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले लिखो ग्रंथियाँ। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, अब देखो मैंने एक चीज बताई थी कि पिट्यूटरी ग्लैंड आया था, मास्टर ग्लैंड बोलते थे, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्रंथि, वो कौन कंट्रोल करता था, हाइपोथैलेमस। तो अब जो मास्टर ग्लैंड है वो हम ग्रंथियों में पढ़ेंगे। ठीक, तो ग्लैंड्स क्या होते हैं, पहले अंतःस्रावी में लिखो, दो प्रकार के होते हैं। बहिस्रावी क्या होते हैं, वे ग्रंथियां, जब वे जो रसायन का निर्माण, अब रसायन क्या क्या, देखो क्वेश्चन आएगा कि हार्मोन कौन रिलीज करता है या हार्मोन कहाँ निर्माण होता है। तो हार्मोन कौन सी ग्रंथियां, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इनमें किसका निर्माण होगा, हमेशा हार्मोन का। अगर पूछ लिया जाए एंजाइम कहाँ निर्माण होता है, तो जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं वो किसका निर्माण करेगी, एंजाइम का, या फिर जो कहते हैं पाचक रस, अभी पढ़ा था बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, इनका निर्माण कहाँ होगा, इनमें होगा। ठीक, वे ग्रंथियां जो रसायन का निर्माण कहाँ करें, शरीर के अंदर।
बहिस्रावी ग्रंथियां। इनकी खासियत क्या है कि इनमें जो भी रिसाव होगा, यानी इनके अंदर पाइप नलियां पाई जाएंगी, जो भी काम ये करेंगे नलियों के थ्रू करेंगे, तो ये बहिस्रावी ग्रंथियां कहलाएंगी। यहाँ पर खासियत क्या होगी, जैसे कई बार क्वेश्चन में बताया लीवर और उसमें, तो रीजन क्या है कि वो अंदर से रिसाव कर रहे हैं लेकिन डक्ट्स पाइप नलियों के थ्रू, इसलिए उनको हम बहिस्रावी ग्रंथियों में भी काउंट कर लेते हैं। और ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, अंग्रेजी बोलना चाहते हो, और क्या बोल देंगे इसको, डक्ट ग्लैंड, यानी इसमें नलियां पाई जाती हैं और नलियों को अंग्रेजी में बोलते हैं डक्ट, तो इसको डक्ट ग्लैंड भी बोलते हैं। अब दूसरी कौन सी है, एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या हो जाएगा, इसको अभी लिखते हैं, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे पसीना जो है वो क्या है, स्वेट ग्लैंड, यानी पसीना जो भी बाहर निकल रहा है वो कौन सी ग्लैंड के थ्रू निकलेगा, स्वेटिंग, पसीना किसको बोलते हैं, स्वेट को। तो पहला ग्लैंड जो होगा इसको बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वेद ग्रंथि। ये किसका उदाहरण है, पसीना कहाँ, शरीर के अंदर बना, लेकिन बनने के बाद ये क्या आ जाता है, अभी तो शरीर के बाहर आ रहा है, यानी ये कौन सा है, कौन सी ग्रंथि काम कर रही है। ठीक, दूसरा आता है लैक्रिमल, किसी को रोने का मन कर रहा है तो जैसे मन किया रोने का, आंसू निकलने लगे, यानी तुरंत कौन सी ग्लैंड एक्टिव हो गई, लैक्रिमल ग्लैंड। तो ये सब सभी लोगों को क्या करा जाए, इमली खिलाई जाती है, तो क्या होगा, जैसे इमली का नाम सुनोगे और फोकस करोगे इमली पर, तभी क्या होगा, लार बनने लगेगी, बनेगी नहीं बनेगी, पर कौन सी ग्लैंड एक्टिव होगी, सलाइवा बनने लगी, तो सलाइवी। ठीक है, सलाइवा मतलब लाल को बोलते हैं, और सलाइवा से कौन सा ग्लैंड, यानी सलाइवी ग्लैंड। ठीक है, सीधी बात है, देखो सलाइवा बन रही है, बन तो अंदर रही है लेकिन बाहर होना ऐसा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, बाहर से टपकने लगेगी, लाल टपकना जिसको कहते हैं, तो वो क्या होगा, सलाइवी ग्लैंड एक्टिव हो गई। यानी ये जो है पसीना निकलना है, आंसू निकलना है, या सलाइवा लाल निकलना या लाल का बनना, तो कौन सा ग्लैंड एक्टिव होगा। ठीक है, हम सभी लोग स्तनधारी हैं, ठीक, जितने भी एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं वो सब क्या हैं, और इन सब में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, दुग्ध ग्रंथियां। अब लेकिन ये जो ग्रंथियां हैं पाई तो सब में जाती हैं, लेकिन ये किस में एक्टिव होती हैं, फीमेल्स में एक्टिव होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो मिल्क होता है बॉडी के अंदर बनता है और ये बाहर की ओर इसका रिसाव होता है। तो ये कौन सी ग्लैंड एक्टिव होती है उसमें, मैमरी ग्लैंड। ठीक है,
सुबह उठो, कई बार होते हैं सुबह उठते तो क्या होता है, चेहरे पर चमक अलग ही होती है, होता है। शाम तक जाते जाते वो चेहरे की चमक डाउन हो जाती है, और जैसे सुबह उठोगे उस तरह शीशे में जाकर देखो तो चेहरे पर चमक होती नहीं होती है, नहीं होती है, होती है। वो चमक किस कारण होती है, उस समय देखना सबसे ज़्यादा चेहरे पर क्या आया वो होता है, ऑयल आता नहीं आता है। सुबह सुबह या कभी सो जाओ 3-4 घंटे के लिए उठो तो उसके बाद क्या होता है, चेहरे पर तेल आ जाता है। सबके नहीं आता होगा लेकिन मोस्टली लोगों के आ जाता है, किसी पे कम आएगा किसी पे ज़्यादा आएगा, वो अलग चीज़। किसी पे हमेशा ही तेल बना रहता है चेहरे पर, तो वो कौन सी ग्लैंड एक्टिव होती है उस समय, सेबासियस ग्लैंड, उसको बोलते हैं तेलीय ग्रंथि या श्लेष्म। श्लेष्म ग्रंथियां या तेलीय ग्रंथियां जो है उनको सेबासियस ग्लैंड को देंगे। और ये भी किसका उदाहरण है, लीवर। लीवर को क्या बोलते हैं हिंदी में, यकृत। क्या करता है ये, लीवर का काम क्या है, भोजन को पचाना, भोजन को नहीं पचाना, वसा को पचाना, ठीक है। भोजन को पचाना, भोजन को पचाना केवल एक का काम नहीं है, सब लोग मिलकर करना है। जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है ये भी तो काम करती है भोजन को पचाने का, क्योंकि लार निकल रही है, लार पीछे क्या होता है, भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो जो लीवर है वो क्या बनाता है, बाइल जूस यानी पित्तरस, यानी कोई व्यक्ति खाना खा रहा है और बहुत तेली चीज खा रहा है लेकिन उसका फैट नहीं बढ़ता, क्योंकि जितना वो खा रहा है उतना वो डाइजेस्ट हो जाता है। कभी देखोगे कि 21, 22, 23 तक की जो एज होती है उस समय तक शरीर में फैट नहीं होता, लेकिन जैसे ही क्या होगा 25 से ऊपर बढ़ना स्टार्ट करा, तुमने डाइट अपनी हैवी स्टार्ट की, हैवी तभी होती है, हैवी बाद में भी होती है, लेकिन तब क्या होता है बॉडी को फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। 25 तक क्या होता है, नॉर्मली देखना 25 तक लोग ग्रोथ नहीं करते, मतलब लंबाई बढ़ सकती है लेकिन उनकी जो मोटाई है, गोलाई है, वो नहीं बढ़ेगी। तो बाइल जूस पित्तरस होता है, इसका काम क्या है, वसा का पाचन जो है, वसा यानी फैट का पाचन। जो मतलब कितने को हो जाती है स्टोन, वो क्या होता है, क्या जी, कितनी स्टोन हो जाती है, पित्त की थैली, पित्त की थैली क्या होता है, पित्ताशय को बोलते हैं, नहीं होता है, लीवर में होता है। बाइल जूस पित्ताशय में जाएगा, पित्ताशय में क्या चलता है, जो डक्ट नाली उसके अंदर जो थैली होती है वहाँ पर क्या होता है, हम जैसे कि बाइल जूस ऐसा कोई ये निर्माण करना है, इकट्ठा रहता है और ये जाना है वो अलग चीज़, लेकिन जहाँ पर ये बनेगा तभी तो क्या कहते हैं, जब किसी का पित्त की थैली का ऑपरेशन हो जाता है फिर उन्हें तेलीय चीज़ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि फिर क्या होगा, जो वसा ले रहे हैं वो उसका पाचन नहीं होगा सही से, और मोस्टली नहीं होता। इसलिए क्या होता है, जैसे ही ज़्यादा पूरी कचौड़ी खाएंगे वैसे क्या होगा ना, समस्या क्रिएट स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बाइल जूस का फॉर्मेशन तो लीवर कर रहा है लेकिन वो इकट्ठा ही नहीं हो पा रहा है, जो उसे प्रॉपर डाइजेस्ट कर पा रहा है। इसलिए क्या होता है कि फैट का पाचन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, लीवर की। लीवर तो एक ऐसा अंग है ये अपने आप को पुनः सही करता रहता है। मान लो इसका अगर कहते हैं अगर 30% भी बचे, जैसे टोटल 100% है, उसका अगर 30% भी अगर बच रहा है, 70% डैमेज हो गया, तब भी लीवर के अंदर एक क्वालिटी होती है वो उसको रिकवर कर लेगा, सही हो जाएगा। बाकी किसी अंग में प्रॉपर्टी नहीं है। फिर दूसरा कौन सा बचता है, अग्नाशय, यानी पैंक्रियाज। यहाँ किसका फॉर्मेशन होता है, पैंक्रियाटिक जूस। और ये किसका उत्पादन करता है, पैंक्रियाटिक जूस किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का, यानी जो हम खा पी रहे हैं उस खाने के अंदर प्रोटीन भी होगी, उस प्रोटीन का पाचन कौन करेगा, ठीक। और ये समझ आई गया होगा, ये पेट से जो आंतें जुड़ी होती हैं, आंतों से लीवर और अग्नाशय जिस ग्लैंड के थ्रू, नलियों के थ्रू जुड़े होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, जहाँ पर नलियाँ आ गई वहाँ पर क्या आ गया, बहिस्रावी ग्रंथि है।
कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक समझ आ गया? बताओ भाई, बहिस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं? वे ग्रंथियां जो रसायन का निर्माण शरीर के अंदर करती हैं, परंतु उनको शरीर के बाहर या अंदर नलियों के द्वारा प्रवाहित करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? बहिस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। ठीक है? अब वो नलियां या पाइप अलग अलग हो सकते हैं। अब ये जो ग्रंथियां हैं, ये कौन कौन सी चीजों को बनाती हैं? बहिस्रावी ग्रंथि किस किस को बनाएंगी? पहले इसी को लिखना है। जो फॉर्मेशन करेंगे वो किसका? पाचक रस का, और जिसको कहेंगे बाइल जूस। पाचक रस बोल रहे हैं, डाइजेशन जूस। उसमें कौन कौन सा आ जाएगा? पैंक्रियाटिक और बाइल जूस। इन दोनों का पाचन, यानी जूस का जो पाचन है, जहाँ पर भी पाचक रस आ जाए जूस, वो कहाँ बन रहा होगा? हमारे बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा बन रहा होगा। दूसरा क्या आ जाए? एंजाइम। जैसे ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है, और क्वेश्चन आ जाए कि ट्रिप्सिन एंजाइम बनता है तो कहाँ बनता है? बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा बनता है, और वहीं बनता है। ठीक? सबकी लोकेशन अलग हो सकती है कि मान लो ट्रिप्सिन है गार में पाया जाता है, या कहाँ पाया जाता है, तो बनने की लोकेशन अलग अलग होगी, लेकिन बनेगा कौन सी ग्रंथियों के द्वारा? बहिस्रावी। तो पहला कौन सा? पाचक रस, और दूसरा एंजाइम। अब एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं? अच्छा, उत्प्रेरक पढ़े हैं? उत्प्रेरक पढ़े होंगे ना 11th-12th में तो। वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो उसमें क्या होता है? धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक और उत्प्रेरक विष, 3 प्रकार के पढ़ते थे। जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दें, धनात्मक जो अभिक्रिया के वेग को घटा दें, ऋणात्मक और जो अभिक्रिया को समाप्त कर दें, वो उत्प्रेरक विष। ऐसे क्या है? ये कुछ नहीं है, ये भी क्या है? उत्प्रेरक ही है। इनका काम है जो भी क्रिया हो रही है शरीर के अंदर, उसके स्पीड को बढ़ा देना। तो इसको हम अगर कहना चाहें तो इसको जैविक उत्प्रेरक बोल सकते हैं। ठीक है? जैविक का मतलब ये ऑर्गेनिक है, बायो कैटालिस्ट। अगर क्वेश्चन आ जाए बायो कैटालिस्ट होते हैं तो एंजाइम भी क्या होते हैं? बायो कैटालिस्ट होते हैं। अब ये बहिस्रावी ग्रंथियों में अभी इतना पढ़ लिया, अभी हम एक एक चीज पढ़ेंगे। हालांकि ये ज़्यादातर हम डाइजेशन जब पढ़ेंगे तो मोस्टली उसमें पढ़ेंगे। अभी हमें किसे पढ़ना है? एंडोक्राइन। तो आप हेडिंग देखो, इसमें किसका निर्माण होता होगा? पाचक रस और एंजाइम का निर्माण यहाँ होता है। बचा कौन? हार्मोन। तो हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है? तो जितने भी हार्मोन अगर पूछे जाए कि हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है, तो यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन का निर्माण होता है। तो इसकी पहले हेडिंग डेफिनेशन लिख लो। वे ग्रंथियां, टेस्ट है आप लोगों का, मजे आप लोगों को पता चलेगा कितने पानी में हो। वे ग्रंथियां जो हार्मोन का निर्माण शरीर के अंदर करती हैं, हार्मोन का निर्माण शरीर के अंदर करती हैं, परंतु इनका श्रावण
ये लिखना है इस तरीके से, यानी जो रिलीज कर रहे हैं, बना दिया, अब उसको रिलीज भी करना है, तो रिलीज भी कहाँ करेंगे, ये बॉडी के अंदर ही। तथा इनका श्रावण शरीर के अंदर शरीर के अंदर अब करेंगे कैसे, क्योंकि इनको क्या बोलते हैं, इसमें क्या डक्ट पाए जाते हैं, नलियां पाई जाती हैं, बट उसमें नलियां नहीं पाई जाती। तो ये क्या करेंगे, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अब ये इन्हें जो कुछ बनाया, हार्मोन जो बनाए, तो हार्मोन बनाने के बाद इन्हें शरीर में पहुंचाना है जगह जगह पे। तो जगह जगह पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाएंगे, और कोई ऑप्शन बचता है, नलियां तो पाई नहीं जाती हैं। ठीक, नली का मतलब कोई नस भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, नलियों के थ्रू तक वो पहुंचाएंगे नहीं। तो अब कौन सा ऑप्शन बचा, सीधे सीधे क्या करेंगे, जो भी बनाया उसको ब्लड में पहुंचा दो, और ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होता ही है, यानी जहाँ पर जिसको जो चीज़ पहुँचनी है वो चीज़ पहुँच जाएगी। ठीक, परंतु इनका श्रावण शरीर के अंदर रक्त द्वारा करें, शरीर के अंदर रक्त द्वारा करें। तो इसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, अंग्रेजी में लिखना चाहो, और क्या बोले कैसे, डक्टलेस, उसमें क्या पाए जाते थे, डक्ट, और यहाँ डक्ट नहीं पाए जाते, तो इसको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, यानी यहाँ पर नलिकाएं नहीं पाई जाती। डक्ट माने नलिकाएं, पाइप्स नहीं पाए जाते। क्या बताओ, रक्त द्वारा करें, बस यही रखा करें, सब इतना तो लंबाई छूटा तुम्हारे। एंजाइम कुछ नहीं है, ये भी नई चीज़ नहीं है, क्या है, उत्प्रेरक हमने पढ़े थे। अब उसमें क्या होता था कि उत्प्रेरक जैसे रसायन पढ़ लेते थे, तो ये उत्प्रेरक इस वाले में रिएक्शन पढ़ी होगी, किसी ने अगर शायद ध्यान हो, अमोनिया निर्माण की रिएक्शन पढ़ी थी, हेबर विधि, ये बनता था अमोनिया निर्माण, तो उसमें एथी और मॉलिक्यूल हम ले सकते हैं। ये क्या है, रसायन है, यानी रासायनिक पदार्थ। ठीक, केमिकल कुछ क्या होता था, ये प्रोसेस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था, बढ़ा देते थे, बहुत तेजी से अमोनिया निर्माण होने लगता था। लेकिन अब क्या है, ये रसायन नाम करके क्या हो गए, जैविक रसायन। ठीक है, यानी ये जैविक उत्प्रेरक, जहाँ पर क्या हो कि जैविक उत्प्रेरक का यूज करेंगे, इन रसायन का यूज नहीं होता है, वहाँ उसको हम नया नाम दे देते हैं, उसको एंजाइम बोल देते हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड कितने प्रकार के होते हैं, तो इनके कुल प्रकार कितने होते हैं, 9। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, मतलब ये तो है ही जो है, लेकिन अगर मोस्टली अगर एग्जाम में क्वेश्चन जो बनते हैं तो यहाँ से बनते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, हिंदी इंग्लिश बोलो समझ में आता है कहाँ क्या एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं 9 प्रकार के होते हैं। कुल इसके प्रकार कितने हैं, तो पहला कौन सा है, हाइपोथैलेमस। पहला जो ग्लैंड पाया जाता है, यानी अगर पूछा जाए एंडोक्राइन ग्लैंड कितने होते हैं, तो 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वो लिखवा रहे हैं। तो पहला कौन सा होता है, इसको ऐसे थोड़ा सा स्पेस बना ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ और चीज़ें वो भी लिखवा रहे हैं। पहला कौन सा होता है, थोड़ा स्पेस आगे रखना, तब हम उसकी लोकेशन भी लिखवा देंगे, कौन सा ग्लैंड कहाँ पर पाया जाता है। तो पहला हो गया हाइपोथैलेमस। अब इसको अंग्रेजी में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस से बोलते हैं। ठीक, इसका कोई, तो पहला ग्लैंड जो है, अब ये बताओ ये कहाँ पाया जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ये कहाँ पाया जाता है,
ब्रेन में ही, यानी जो ग्लैंड है एक्चुअल में क्या है, ब्रेन, जो फोर ब्रेन हमने अग्र मस्तिष्क पढ़ा था उसमें थैलेमस था, हाइपोथैलेमस था और सेरेब्रम था। तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड की तरह भी काम करता है, एक्चुअली ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाएगा, ब्रेन में पाया जाएगा, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, कोई पीयूष तो नहीं है यहाँ पर, पहला हो जाएगा। दूसरा हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी इसको क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। ये कहाँ पाई जाती है, अब ये बताओ, हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोल देते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, सुपर मास्टर। जो मास्टर को कंट्रोल कर रहा है वो सुपर मास्टर, ठीक। जैसे स्कूल में क्या होता है, टीचर्स होते हैं, उनके लिए क्या होता है, हेड टीचर, जिसको प्रिंसिपल बोल देते हैं, वो टीचर्स को कंट्रोल करते हैं। ऐसे यहाँ है पीयूष ग्रंथि। तीसरा, ये कहाँ पाया जाएगा, ये भी ब्रेन में पाया जाएगा, हाइपोथैलेमस के नीचे पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाएगा, ब्रेन के अंदर, और ब्रेन के अंदर भी कहाँ पर, अग्र मस्तिष्क में, क्योंकि अग्र मस्तिष्क जब ब्रेन पढ़ाया था तो उसमें 3 पार्ट पढ़ाए थे, अग्रभाग या अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये पढ़ाए थे। और फोर ब्रेन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम, ये 3 पढ़ाए थे। तो हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड वहीं पर पाया जाएगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड इसके जस्ट नीचे पाया जाएगा। तीसरा होता है पीनियल ग्लैंड या पीनियल ग्रंथि। अब ये कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन आएगा कि पीनियल ग्लैंड पाया जाता है, तो इनके काम तो भी पढ़ेंगे हम, इन सबके काम क्या क्या होते हैं वो हमें पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले ये पता हो कि कितने होते हैं और ये कहाँ कहाँ होते हैं। तो पीनियल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, जो मध्य मस्तिष्क पढ़ा था हमने, तो मध्य मस्तिष्क के पास कौन सा पाया जाएगा, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। एक डायग्राम हम भेज देंगे, अब यहाँ तो भी दिखा नहीं सकते, डायग्राम भेज देंगे, देख लेना, उसमें सारी चीज़ें लोकेट होंगी, ठीक है। फिर पढ़ा था हमने थायराइड, पढ़ा था, ये बहुत सुना होगा, सारे ग्लैंड एक बार तो नहीं सुने हो, लेकिन थायराइड सुना हो तो उसको थायराइड हो गया है, ठीक, वजन बढ़ नहीं रहा है या वजन घट नहीं रहा है, ऐसी समस्या हो जाती है, तो थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक। और ये कहाँ का, याद हो तो कुछ कैल्सिटोनिन शब्द था, कैल्सिटोनिन हार्मोन कहाँ बनता था, इसी में, बताया था, भूल गए। जब मैं पढ़ा रहा था, मस्तिष्क स्केलेटन पढ़ाना स्टार्ट किया था, तब वहाँ पर मैंने क्या क्या वर्ड पढ़ा था, विटामिन, हड्डियों के निर्माण में और हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में कौन से विटामिन का यूज होता है, ये पढ़ाया था, कौन से मिनरल का यूज होता है और कौन से हार्मोन का यूज होता है, ये 3 चीजें पढ़ाई थी। कौन कौन से थे, थायराइड ग्लैंड, यहाँ पर किसका, कौन से हार्मोन का निर्माण हुआ था, कैल्सिटोनिन, जिसका काम क्या है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करना, और दूसरा कौन सा था, पैराथायराइड हार्मोन, यानी यहाँ कौन सा पढ़ेंगे, ग्लैंड। ये कहाँ पाए जाते हैं, थायराइड कहाँ पाए जाते हैं और पैराथायराइड। जो थायराइड होता है इसकी शेप जो होती है इस तरीके की होती है, जो थायराइड ग्लैंड पाया जाता है इसकी शेप होती है एच शेप, और अगर देखो तितली की तरह भी लगेगा थोड़ा थोड़ा, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, यानी जो थायराइड ग्लैंड होता है इसकी शेप कैसी होती है, कहाँ पर पाया जाता है, ये 3 जो ऊपर वाले थे एच पी पी, ये 3 कहाँ पाए जाते हैं, ब्रेन में, ठीक। उसके बाद ब्रेन से नीचे उतर आओ, अब कहाँ आ गए, इसके ज़्यादा निकली होती है, इसकी बड़ी होती है, कभी ध्यान रखना, ये चीज जो है केवल ही पुरुषों में पाई जाती है निकली हुई, देखना लड़कियों में किसी में नहीं निकली हुई है, जो निकली होती है ये चीज
पुरुषों के अंदर जो मेल होते हैं, मेल के अंदर ये पार्ट कंठ जो होता है निकला हुआ होता है थोड़ा, लेकिन लेडीज के अंदर ये चीज नहीं होती है। पढ़ेगा अब इधर देखो, तुम्हारी निकली है, जो कह रहा है किसी किसी की होती है, नहीं होती है, नॉर्मली नहीं होती, ठीक है। हल्का फुल्का मान लो इतनी कमजोर की हड्डी की तरह नहीं, लेकिन नॉर्मली क्या होगा, ये पुरुषों के अंदर ये चीज बाहर को निकल आती है। तो यहाँ क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड है ये कंठ के पास होता है, ठीक है। अब ये कैसा होता है, एच शेप में होगा, या इसको क्या बोलते हैं, तितली की संरचना में, बटरफ्लाई। अब कहना है बटरफ्लाई लग नहीं रही है, लेकिन ये बटरफ्लाई ही मानोगे, क्योंकि एग्जाम में नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा तिरछा भी हो सकता है इस तरीके से, जो भी है इस तरीके से बटरफ्लाई भी मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कौन सा है, थायराइड ग्लैंड। तो ये कहाँ पाया जाएगा, ये इसकी लोकेशन भी लिखो साथ, लोकेशन मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है। सामने ये लिख रहे थे, उसके सामने भी लोकेशन लिखे। तो पहला ये कहाँ पाया जाएगा, मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में भी अगर पूछा जाए तो फोर ब्रेन, क्वार्टर में लिखते हैं फोर ब्रेन। ये कहाँ पाया जाता है, ये भी मस्तिष्क में पाया जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेकिन कहाँ पाया जाएगा, बिलो द हाइपोथैलेमस ग्लैंड, यानी इसके नीचे पाया जाएगा। ये भी कहाँ पाया जाएगा, मस्तिष्क में। और क्या हुआ, इसके हाइपोथैलेमस के नीचे कौन सा पाया जाएगा, पिट्यूटरी, जस्ट नीचे साइड को होगा ये। और ये पूछा जाए पीनियल ग्लैंड जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ये भी अभी सब पढ़ेंगे, पता चलेगा कि इसमें से एक भी ग्लैंड मिस हो जाता है जीवन नश्वर समझो। पीनियल ग्लैंड है, ये कहाँ पाया जाता है, ये भी कहाँ पाया जाएगा, मस्तिष्क में। और किसके पास में होगा ये, मध्य मस्तिष्क के पास। जिसने ब्रेन नहीं पढ़ा है उसको तो समझ नहीं आ रहा होगा ये वाला कहाँ पर है, कहाँ नहीं। ठीक, ये कहाँ पाया जाएगा, गले में। ये गला ही तो होता है, कुछ और तो नाम नहीं है इसका, ये पोर्शन गला ही तो है, ये पोर्शन है गला। यहाँ पर क्या पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड, ठीक। और ये किसकी आकृति में होता है, एच बना लो सही से, एच आकृति। और क्या कह देते हैं इसको, तितली की आकृति, यानी बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है। अब पैराथायराइड है, ये भी क्या इसके साथ ही है, कैसा है, जैसे 4 कोने दिख रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, यानी जहाँ 4 कोने दिख रहे हैं, वो चारों कोनों पर कौन सा ग्लैंड पाया जाएगा, पैराथायराइड, ठीक है। यानी एक थायराइड ग्लैंड जो कि सिंगल होता है, उसमें कितने पैराथायराइड ग्लैंड पाए जाएंगे, 4, क्योंकि एक इस कोने पर हो जाएगा, एक इस कोने पर, एक इस कोने पर, इस कोने पर। ये भी कहाँ पाया जाएगा, गले में। गले में भी कहाँ पर, थायराइड ग्लैंड के चारों कोनों पर। समझ नहीं आ रहा है, थायराइड ग्रंथि के चारों कोनों पर। तो बताओ जरा कि जो पैराथायराइड ग्लैंड है मनुष्य के अंदर कितने पाए जाएंगे, हमारे अंदर 4। कितनी संख्या होगी इनकी, 4, क्योंकि एक थायराइड ग्लैंड जो है उसके चारों कोनों पर ये कौन पाया जाता है, पीटीएच, पीटीजी, पैराथायराइड ग्लैंड। और इनकी संख्या कितनी होगी, संख्या होगी 4, ठीक। प्रत्येक कोने पर एक, टोटल हो गए 4। अब गले से नीचे उतरो तो अगला आ जाएगा ग्लैंड, सर से पांव तक जाएंगे धीरे धीरे।
अगला कौन सा ग्लैंड होगा? थाइमस ग्लैंड, ग्रंथि। ये कहाँ पाया जाता है? तो कहते हैं कि वो व्यक्ति मेरे दिल के बहुत करीब था, लेकिन दिल के करीब एक्चुअल में कौन सा है? थाइमस ग्लैंड। सबसे करीब जो है वो थाइमस ग्लैंड होता है, यानी कि बिल्कुल नियर द हार्ट होता है। तो कहावतें हैं केवल, सच्चाई ये है नियर द, समझे? अगर दिल के पास ना कहा जाए तो कहाँ कहा जाएगा? ये चेस्ट कैविटी में पाया जाता है। कैविटी मतलब खाली स्पेस जो होता है उसको, जैसे कहते हैं दांतों में कैविटी हो गई है। कैविटी का मतलब क्या है? कीड़े ने दांत को खा लिया है, वहाँ क्या हुआ? स्पेस हो गया, खाली स्थान हो गया, वो क्या कहलाएगी? कैविटी। तो अगर ये नहीं पूछा नियर द हार्ट तो क्या हो सकता है? वो उसमें चेस्ट कैविटी ऑप्शन दे, यानी चेस्ट यानी छाती, कैविटी मतलब हिंदी में गुहा, चेस्ट कैविटी हिंदी, ठीक। ये बोल सकता है कि कहाँ पाया जाता है। तो अगर ये भी नहीं बोला तो और क्या बोल सकता है? अक्षीय गुहा। अब इसको मैं पूछूंगा, मुझे ये बताओ, थोरेसिस कैविटी में, थोरेसिस नाम सुना था ना अभी कहीं पर? थोरेसिस, जब हम रीढ़ की हड्डी के पार्ट पढ़ रहे थे तो पहला था सीट, दूसरा था C1 से लेकर के C5, 5 हड्डियां पाई जा रही थी। C1 से लेकर C12, 12 हड्डियां पाई जा रही थी। तो ये क्या था? इसी को तो बोलते थे थोरेसिस। याद हो तो याद है, याद कहाँ से कहाँ तक करें? जब जीवन में आ जाए कि अब इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही ना बचे, तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगला लिखो, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज पढ़ा था। पैंक्रियाज हमने देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड में पढ़ा और इसको एंडोक्राइन में पढ़ेंगे, यानी ये एंजाइम का भी यानी जूस का भी फॉर्मेशन करता है और हार्मोन का भी। तो अगला देखो पैंक्रियाज, टोटल हमारे 9 हैं, 7। तो ये कहाँ पाया जाएगा? अब ये कहाँ था? ये हमारा स्टमक था, एक साइड को लीवर, दूसरे साइड अग्नाशय, यानी ये पेट के पीछे, बिहाइंड द आमाशय या स्टमक, ठीक है। कहाँ पाया जाएगा? अभी हमने डायग्राम बनाया था, तो एक साइड क्या था? लीवर बनाया था। लीवर क्या था? पाइप के थ्रू किससे जुड़ा था? हाथों से। अग्नाशय वो भी किससे जुड़ा था? पाइप के थ्रू हाथों से। तो पैंक्रियाज क्या है? बिहाइंड द स्टमक या आमाशय के पीछे। और क्या नाम बोला जा सकता है? उदर गुहा, जितने हिंदी में नाम है। उदर यानी पेट, मैंने बताया था पेट की एक्सरसाइज करते हैं तो एब्स निकलते हैं, तो एब्डोमिनल पेन भी होता है, पेट में कभी कभी दर्द होता है जब एक्सरसाइज करो। ऐसी क्या उधर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल, और गुहा को कैविटी। यानी पैंक्रियाज एक साइड लीवर था, एक साइड था पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज स्टमक के बिहाइंड होता है, आमाशय भी बोल सकते हैं, ठीक। और इसको अगर और
पैटर्न में बोलें तो उधर को हम बेरी कर सकते हैं। अब दो बचे हैं, एक तो है एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, इसको बोलते हैं एड्रिनल। ये याद होनी चाहिए सब इसी जीवन में। अगला जीवन लोग वो कहाँ गया? वो डाल के लाए थे सर। अरे कहाँ लाए थे? नहीं। पीछे बोतल करके ये दिखाने लगा क्या तो उसके अंदर कुछ लगा पता नहीं चला। ये भी तो मारता है। लाए नहीं थे, हो सकता है इतनी लाए है कुछ काम चल रहा है। तो देखो एड्रिनल ग्लैंड है, जिसे बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। तो वृक्क किसे कहते हैं? वृक्क किसे बोलते हैं? है कुछ? वृक्क बोलते हैं किडनी को, यानी किडनी के पास जो पाए जाएंगे उसे क्या बोलेंगे? वो कौन सा होगा? अधिवृक्क। काला पीला नीला सब कहाँ से लगेगा? गैस लगा रहे हैं ना? गैस लगा रहा हूँ अभी कह रहा हूँ ये अजीब हो गया, निकाल तो आसानी से लिया था। जिंदगी में पहली बार मारकर चलाया था हमने, तो कैप खोल लेते हैं, तो जिधर ढक्कन खोलते हैं उधर ही खोले पड़े, छोटी निकाल से कैप, बाद में पता चला उल्टा खोला जाता है। ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि, तो किडनी हमारे पास कितनी होती है? किडनी कितनी होती है? किडनी को क्या बोलते हैं? वृक्क। ये नोट हो गया? तो मान लो दो किडनी है, किडनी किस आकार में होती है? सेम के कहते हैं, सेम के बीच की तरह होती है। तो ये किडनियां हैं, तो किडनियों के ऊपर क्या पाया जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि। जो एड्रिनल ग्लैंड है वो किडनी के जस्ट ऊपर इस तरीके से होते हैं, नुकीले टाइप के हल्के से होंगे, जैसे कैप लगा रखी है किडनी के ऊपर। तो ये क्या कहलाते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। तो कहाँ होगा ये? किडनी के ऊपर। अब ये मत कहना हमारी किडनी के ऊपर है ही नहीं पाया जाता, क्योंकि हम इंसान में नहीं आते। कितने होंगी? कितने होंगे ये ग्रंथि कितनी होंगी? संख्या हो गई। अब लास्ट बची है गोनेड्स। ठीक है। ये ग्रंथि क्या करती है? इससे ही क्या होता है कि डिटरमाइन होगा कि कोई व्यक्ति मेल है या फीमेल है। यानी गोनेड्स दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो बोलते हैं ओवरी, जिसको क्या बोलते हैं? अंडाशय, और दूसरा टेस्टिस। यानी दशा। ठीक है। तो गोनेड्स दो तरीके के, ये जो ग्लैंड है दो तरीके के होंगे, पुरुषों के अंदर टेस्टिस के फॉर्म में, और जो फीमेल है उनके अंदर ओवरी के फॉर्म में। ठीक। अब ये जो है, ये दोनों गोनेड्स
यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, जो एक्स होते हैं, ठीक, अंडाणु जो होते हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ होगा, ओवरी में होगा। और ये फिर कहाँ जाते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ये मिश्रित ग्रंथि में कहलाते हैं। मिश्रित मतलब जो एक्सोक्राइन भी हो और एंडोक्राइन भी हो, यानी वे ग्रंथियाँ जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहलाते हैं। तो हमारे 3 जो है मिश्रित ग्रंथि पढ़ेंगे। पहला तो हमारा कौन सा हो जाएगा, लीवर, दूसरा अग्नाशय, तीसरा गोनेट्स। ये हमारे क्या होंगे, 3 जो है मिश्रित ग्रंथि, यानी ये इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होगा। और ये किसमें जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू किसमें पहुंच जाते हैं, यूट्रस में, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किसका निर्माण होता है, ठीक। और ये भी फ्लो हो जाता है किसके थ्रू, इनकी अलग ट्यूब पाई जाती है, ठीक है। तो हम फिलहाल ये पढ़ना है कि 2 तरीके की चीजें हैं, दोनों अलग अलग हैं और दोनों के कारण क्या होगा, अलग अलग कैरेक्टर बनेंगे। क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कि ओवरी कहाँ पर, यानी अंडाशय कहाँ पर पाया जाता है, तो आंत के नीचे पाया जाता है। इनकी संख्या कितनी होगी, 2 होते हैं, ठीक है। यूट्रस में एक बीच में यूट्रस होगा, एक इस साइड और एक इस साइड, 2 होते हैं। तो एक ये और एक ये, तो इनकी संख्या कितनी होगी, 2 होगी, ठीक। इसी प्रकार 2 ही फैलोपियन ट्यूब भी पाई जाएंगी, एक इसके लिए और एक दूसरे वाले के लिए। क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर बताइए शरीर की एकमात्र ग्रंथि जो शरीर के बाहर पाई जाती है, तो वो ये है। तो इसमें लिख लो, नौ में से ये इकलौती ग्रंथि है जो शरीर के बाहर पाई जाती है। और बाकी जितनी भी ग्रंथियां हैं वो शरीर के अंदर पाई जाती हैं। इनकी लोकेशन कहाँ होगी, उदर गुहा के बाहर, यानी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। और क्या बोला जा सकता है, और क्या, इनकी लोकेशन। क्वेश्चन वैसे भी आएगा, लेकिन इससे बाहर नहीं जाना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। और एक आध क्वेश्चन बाहर जाएगा तो बाहर जाकर सॉल्व कर लेना होता है। तो जो गोनेट्स होते हैं वो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होंगे। ये हमारे फीमेल में है और ये मेल में। क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं एग्जाम में, प्रश्न लिखो। बायोलॉजी दिखाने कितनी हो गई,
अब देखो क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम, तो लिखो सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लीवर, हाँ यकृत। तो लिखो सबसे बड़ी ग्रंथि, एरो लगा के लिख दो यकृत, यानी लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि वो एंडोक्राइन हो या एक्सोक्राइन, उन सब में सबसे बड़ी कौन सी होगी? लीवर। अब देखो दूसरा, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर केवल पूछा जाए कि एंडोक्राइन में सबसे बड़ी कौन सी होती है, ठीक, अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो चाहे वो एंडोक्राइन हो या एक्सोक्राइन हो, उन सब में सबसे बड़ी कौन होती है? लीवर। लेकिन एंडोक्राइन में सबसे बड़ी कौन सी होती है? वो होती है थायराइड। तो देखो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो लिख लो थायराइड ग्रंथि। ये कौन सी? थायराइड ग्रंथि। तीसरा लिखो सबसे छोटी ग्रंथि, ऑब्लिक, इस तरीके से स्लैश या ऑब्लिक बना लेना। सबसे छोटी ग्रंथि ऑब्लिक सब अंतःस्रावी ग्रंथि। ऑब्लिक के बाद क्या लिखोगे? अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताओ, या क्वेश्चन सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताओ, या सबसे छोटा अंग बताओ, तो वो कौन सी होगी? पीनियल। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि ऑब्लिक करके सबसे छोटी अंतःस्रावी बोलेगा तब भी क्या होगा? बात बड़ी होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि कितनी पाई जाती है? 2, 1, 3। अभी बोला था मैंने, इतनी जल्दी भूल जाता है। तो देखो तीसरा कौन सा होगा? मिश्रित ग्रंथि। तो LPG से याद रखना। तीसरा होगा मिश्रित ग्रंथि। कितनी होती है? 3। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, और जैसे कोई आता तो बायोलॉजी को देखो सीधा सा याद तो आपको रखना पड़ेगा, आपको ना भी समझ में आता हो, लेकिन आप अगर याद नहीं कर रहे उसे तो उसे भूल जाओगे। पता चला ये तो पता चलेगा कि मिश्रित ग्रंथि 3 होती है, कौन सी होती है? तो मिश्रित ग्रंथि 3 होती है। पहले संख्या कितनी होगी? 3। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कितनी पाई जाती है? 3। पहली कौन सी होगी? L, दूसरी P और तीसरी G। बताओ, L फॉर लीवर, ठीक, T फॉर पैनक्रियाज, और ये गोनेड्स जो जननांग है, 3 पाया। अब ये समझ आ गया कि ये क्या कर रहे हैं? लीवर भी वाइल जूस का निर्माण कर रहा है, ये पैनक्रियाटिक जूस का निर्माण कर रहा है, ये गोनेड्स भी क्या करते हैं? हमारी बॉडी में हार्मोन का निर्माण करते हैं। तो हार्मोन का निर्माण ये भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनके ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ाएंगे। तो इसलिए इन तीनों को बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का माना जाता है। अब इन तीनों में विशेषता क्या है? तो अंतःस्रावी है तो ये क्या करते होंगे? ज़्यादातर चीज़ें ब्लड में डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते होंगे, जितने हार्मोन होते होंगे ब्लड में पहुंचा देते होंगे, इसलिए एक्सोक्राइन में क्यों है?
क्योंकि इन सब में जो भी भेज रहे हैं वो किसके थ्रू भेज रहे हैं, ट्यूब। जैसे इसमें भी ट्यूब पाई जाती थी, जिसको बोलेंगे पैनक्रियाटिक डक्ट या नली। इसको क्या बोलेंगे, पाइल डक्ट, ठीक है, पित्त नली। इसमें क्या होता था, इसमें दो तरीके के होते थे। एक तो फैलोपियन ट्यूब, वो भी एक नली जो है, उसका काम क्या है, ट्रांसफर करना। और दूसरा टेस्टिस में भी क्या होता है कि जब इसको भेजना होता है तो इसमें भी नलियां पाई जाती हैं जिससे ट्रांसफर होता है। तो इन तीनों में ये मिश्रित ग्रंथियों में क्यों आने हैं, क्योंकि इन तीनों में नलियां पाई जाती हैं, ट्यूब पाई जाती हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम बहिस्रावी ग्रंथियों में भी काउंट करते हैं। ठीक, ये तीन है मिश्रित ग्रंथि। देखो ये हार्मोन का निर्माण भी करेंगे और जब जो भी रसायन बना उसका जो ट्रांसफर करना है तो वो ट्यूब की सहायता से करेंगे। तो इसलिए ये बहिस्रावी में आ गया। ठंडा होगा अरे बोतल चढ़वा लेंगे अगर कमी हो जाएगी पानी की। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन जैसे अब मास्टर ग्लैंड और सुपर मास्टर ग्लैंड कौन कौन से होते हैं, तो लिखो इसमें अगला मास्टर ग्लैंड किसका कहेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मास्टर ग्लैंड यानी हिंदी में पूरी है तो क्या हो जाएगा, वो पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। इन सब के बारे में पढ़ना है। और अगर सुपर मास्टर पूछा जाए तो ये हेड मास्टर है, तो ये कौन हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। कोई डाउट यहाँ तक? तो हमने लगभग ग्रंथि कितनी होती हैं, कहाँ कहाँ पर होती हैं वो पढ़ लेंगे। अब इन ग्रंथियों के कार्य क्या क्या होते हैं, तो हर एक ग्रंथि के कार्य। सुबह कितने बजे उठते हो, 5 बजे रेगुलर। कुछ लोग होते हैं 8 बजे उठते हैं, कुछ लोग होते हैं 10 बजे। अभी दिल्ली चले जाओगे तो क्या होगा, दिल्ली में अगर तुम जाओगे तो लोग खाना ही क्या होता है 10 बजे 11 बजे खाना खाते हैं, 12 बजे, फिर 2-2:30 बजे सोते हैं, फिर सुबह 10 बजे उठते हैं। ज़्यादातर लोगों का रूटीन ऐसा होता है, कुछ का नहीं होता। यानी कुछ की टाइम क्या सुन लो, इधर सुनो, कुछ लोग होते हैं सुबह 6 बजे रेगुलर उठ जा रहे हैं, उन्हें टाइम पर भूख लग रही है, मतलब एक फिक्स टाइम होता है कि कितने बजे हमें खाना खाना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे ये काम करना है, कितने बजे ये काम करना है। तो ये क्या है, एक फिक्स आदत में आ गई ना चीज़ें। तो इसको बोलते हैं कि बॉडी क्लॉक। सुना है बॉडी क्लॉक? कि जैसे मान लो 1 बजे भूख लगने लगती है, सब देखा होगा 12 से 1 के बीच में भूख लगने लगती है और तुम खाना खाओ 4 बजे, तो क्या होता है कि बॉडी क्लॉक उस समय एडजस्ट हुई, तुम्हें भूख लग रही है लेकिन तुम खाना नहीं खा रहे हो, तो क्या होगा, उससे बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब होती है। अब खाना पचने का टाइम है, उसने क्या करा, बॉडी क्लॉक ने उसी समय क्या करा, जितने भी जूस अम्ल बनाने थे उसने बनाना स्टार्ट कर दिए। अब तुम खाना खाते तो तुरंत ही खाना पचना स्टार्ट हो जाता, लेकिन अब क्या हुआ, उसने बना दिया और तुम खाना खा नहीं रहे हो। ठीक है, धोखा हो गया उसके साथ। अभी लेट खाने वाला तभी क्या होता है, वो खाना लेट खा रहे हो, उस समय पाचन फिर सही से नहीं होगा। तो ये होता है बॉडी क्लॉक। सुबह 6 बजे उठने की आदत पड़ी है, ठीक, रेगुलर उठ जा रहे हैं, लेकिन अब क्या हुआ, उठोगे तो 6 बजे तभी जब तुम टाइम से सोओगे। अब पता है सुबह 5 बजे सो रहे हो तो 6 बजे कैसे उठ जाओगे, यानी रात में 10 बजे सोना तो सुबह 6 बजे आराम से। एक टाइम फिक्स होता है कि इतने टाइम की नींद के बाद बॉडी ऑटोमेटिक जग जाती है। तो ये सब आता है बॉडी क्लॉक के अंदर, और ये कौन नियंत्रित करता है, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, अगर पूछा जब बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहते हैं तो
फीमेल ग्लैंड को कहते हैं। तो अब ये हेडिंग लिखो पीनियल ग्रंथि। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये हेडिंग लिखो पीनियल ग्लैंड। ठीक है सर, ये पूछ रहे हैं कि बॉडी क्यों नहीं बनती? बॉडी क्यों नहीं बनती है? देखो, अगर तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्लो है तब क्या होगा, बॉडी वेट बढ़ता है। और अगर तुम्हारा मेटाबॉलिज्म हाई है यानी बॉडी बढ़े ना, वो अलग चीज़ है, लेकिन तुम स्वस्थ रहोगे। बॉडी गेन करने के लिए, वेट गेन करने के लिए क्या करना होगा? एक्स्ट्रा कार्ब चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए। बॉडी को अगर मान लो 30 ग्राम, जैसे कहते हैं जितना शरीर का वजन होता है तो मैं उतनी प्रोटीन रेगुलर लेनी चाहिए। अगर 45 किलो वजन है तो 45 ग्राम, किलो नहीं, 45 ग्राम प्रोटीन रेगुलर तुम्हारी डाइट में होनी चाहिए। अब ले रहे हो 10 ग्राम, 10 भी नहीं होती। फिर कह रहे सर बॉडी बनेगी। बॉडी तो है ही, बस जैसी बनी हुई भगवान ने बना कर दी, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखो पीनियल ग्रंथि, देखो इधर इसको एपिफाइसिस, अगर इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो हमारा तो होमो सैपियंस है, पीनियल का क्या है? एपिफाइसिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। और क्या बोलेंगे इसे? थर्ड आई ऑफ बॉडी, यानी शरीर की तीसरी आंख भी बोल देते हैं। तीसरी आंख, आइए बताएंगे क्यों, क्या हुआ? हेडिंग अवश्य। अब देखो बायोलॉजिकल क्लॉक समझ गए क्यों बोल रहे हैं? तीसरी आंख मतलब जैसे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, ठीक, उस पर ये अपनी नज़र हमेशा बनाकर रखता है कि कौन सी क्रिया हो रही है, क्या सही हो रही है, नहीं हो रही है। तो इसलिए इसको थर्ड आई भी बोलते हैं। ठीक है, यानी जो भी प्रोसेस हो रही है बॉडी के अंदर, जो भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, जो एंजाइम बन रहे हैं, जो फैट का पार्ट है, जो भी कुछ है, उस सब पर ये कौन नज़र बना कर रखता है? पिट्यूटरी ग्लैंड उसको नियंत्रण में करने की कोशिश करता है, बनाए रखता है, इसलिए इसको थर्ड आई ऑफ बॉडी बोलते हैं। ठीक, अब ये कौन कौन से हार्मोन? ग्रंथि है, एंडोक्राइन है, तो हार्मोन रिलीज होंगे। तो दो प्रकार के हार्मोन मुख्यतः ये रिलीज करता है, एक बोलते हैं मेलेटोनिन और दूसरा सेरोटोनिन। तो कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? ठीक है, दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। अब हेडिंग लिखो मेलेटोनिन हार्मोन के कार्य। मेलेटोनिन हार्मोन के कार्य। तो पीनियल ग्रंथि में दो हार्मोन रिलीज होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? मेलेटोनिन और सेरोटोनिन। अब इसके कार्य पढ़ें, तो पहली हेडिंग लिखो मेलेटोनिन हार्मोन के कार्य। तो क्या कार्य है? पहला क्या है? जो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो कौन कंट्रोल करता है? कितने बजे उठना है, कितने बजे बॉडी को भूख लग रही है, कितने समय क्या फील हो रहा है, तो सारी चीज़ें कौन? मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज करेगा, जिन कंट्रोल करेगा। तो पहला देखो इसमें, यह शरीर की, यह
शरीर की बॉडी क्लॉक, हिंदी में बोलते हैं जैविक धुन, घड़ी नहीं बोलेंगे। यह शरीर की बॉडी क्लॉक ब्रैकेट में जैविक धुन को नियंत्रित करता है। क्या कहते हैं कि 21 दिन तक कोई काम करो फिर वो आदत बन जाती है। अगर कोई काम करना है तो उसे क्या करो, 21 दिन तक लगातार करते रहो, या कोई काम छोड़ना है तो 21 दिन तक उसे मत करो। होता है, सुना तो होगा ही है, इंस्टाग्राम पर सभी ने सुना होगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पे आपने सुना होगा। ठीक, तो 21 दिन में क्या होता है, कोई भी आदत बनाई जा सकती है और छोड़ी जा सकती है। तो वो भी कंट्रोल कौन करता है? सभी उसमें वो करता है, सूर्य का सोच कर। हाँ, सूर्य का सूर्य उसमें एक महीने का वो सजी होता है, वो सब उड़ा देते हैं। ठीक, किसी भी आदत को बनाना है या उसको बदलना है, बिगाड़ना तो गलत शब्द हो जाता है। आदत को बदलना है या बनाना है किसी आदत को, तो क्या करना है, उस काम को 21 दिन तक करो। तो उससे क्या होगा कि वो आदत में आ जाती है, हालांकि 21 दिन तक करते नहीं जाते लोग। तो वो भी कौन सा हार्मोन होता है वहाँ पर, किसका काम, मेलेटोनिन हार्मोन का। ठीक, तीसरा, किसी को नींद बहुत ज़्यादा आती है, आती है, किस दिन हैं? 21 दिन नहीं सोओगे तो फिर सोने लायक बच्चा हो गया। तीसरा होता है कि स्लीप को कंट्रोल करना, जो हमारे सोना है, सोते हैं, ठीक, सोते हैं तो उसको कंट्रोल कौन करता है, मेलेटोनिन हार्मोन कंट्रोल करता है। ठीक, यानी किसी को कम सोना है, किसी को ज़्यादा सोना है, तो उसके ऊपर भी क्या होगा, ये किसी को नींद कम आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला हार्मोन कम रिलीज होगा। अगर ये हार्मोन कम बन रहा है तो आप क्या होगा, नॉर्मली 8 घंटे सो रहे होगे तो 4 ही घंटे सो रहे, जिसे कहते हैं इंसोमिया हो गया। अनिद्रा की बीमारी जो होती है वो क्या होती है, कम सोने से नहीं, जिसमें कम सोया जाता है, इंसोमिया बोलते हैं। तो वो कौन सा हार्मोन होता है, वहाँ पर मेलेटोनिन। ठीक है, तो दूसरा निद्रा पर नियंत्रण। ठीक, स्लीप हमारे लिए कंट्रोल करता है। कम सो रहे हो, ज़्यादा सो रहे हो तो कौन सा हार्मोन होगा, मेलेटोनिन। ज़्यादा सो रहे हो तो मेलेटोनिन ज़्यादा होगा, 18 घंटे सो रहे दिन में। कम सो रहे हो तो मेलेटोनिन कम रिलीज हो रहा होगा, और वो कौन करेगा, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो जिंदगी, मैंने कहा नहीं, पीनियल ग्लैंड ऐसा है जिंदगी खराब भी कर सकता है, अच्छी भी। अगर तुम बहुत ज़्यादा सो रहे हो तो क्या होगा, 18 घंटे घर वाले सोने देंगे, नहीं देंगे। मान लो बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगा ये, तो क्या होगा, 18 घंटे नींद आ रही है या 15 घंटे आ रही है, घर वाले सोने देंगे नहीं। अब घर वाले जब सोने नहीं देंगे तो क्या होगा, नींद पूरी नहीं होगी। नींद पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, चिड़चिड़ापन आएगा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन। तो वहाँ से ये समस्याएं, चिड़चिड़ापन। दूसरा, जो सुबह उठना, शाम को सोना, किस समय भूख लग रही है, किस समय जागना है, यानी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, अगर ये ज़्यादा रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें बीमारियां बाद में देखेंगे। तो पहला होता है ये बॉडी क्लॉक को नियंत्रित करता है। दूसरा, आदतों को बनाना और बिगाड़ना, वो भी 21 दिन में, वो किसका काम है, मेलेटोनिन का। तीसरा, स्लीप, जो निद्रा है उसको नियंत्रण करना। अब कुछ लोग होते हैं जो भयंकर लाइटें जल रही हो तब भी सो जाता है अगला बंदा, आँखों पर जल रही होंगी फिर भी क्या होगा, वो सो जाएगा, उसे फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग होते हैं कि अंधेरा होगा तभी नींद आएगी, मतलब पूरी लाइट अंधेरा करके सोएंगे, होता है। फिर दूसरी चीज़, कभी देखना जब रात होती है, जब अंधेरा होता है, तभी तुम्हारा कौन सा ग्लैंड एक्टिव ज़्यादा हो जाएगा,
पीनियल ग्लैंड, यानी कौन सा हार्मोन ज़्यादा रिलीज होने लगेगा, मेलेटोनिन। उससे क्या होगा, तुम्हें नींद आने लगेगी। रात में अक्सर आती है, दिन में देखना तुम रात भर जगो लेकिन दिन में उतना अच्छे से नहीं सो पाते। यानी ये कौन सा है, नाइट हार्मोन भी बोल देते हैं, ठीक है। यानी अंधेरे का, इसको क्या बोलेंगे, अंधेरे का हार्मोन। हिंदी में कैसा लग रहा है, अगर अंग्रेजी बोले तो हार्मोन ऑफ डार्कनेस। भी क्या होता है, अलग से नहीं, यानी अंधेरा हो रहा है तब ये हार्मोन ज़्यादा एक्टिव होगा, ज़्यादा अच्छी नींद आएगी। शुरुआत में हमें भी लाइट में आ जाते थे और नहीं आती है उतने अच्छे से नहीं, तो वो भी क्या है, हमारा ये हार्मोन गड़बड़ हो रहा है। तो क्वेश्चन आ जाए हार्मोन ऑफ डार्कनेस क्या कहते हैं, तो मेलेटोनिन को हार्मोन ऑफ डार्कनेस। ठीक, अब देखो सर्टोनिन हार्मोन। इसके कार्य क्या होंगे, कभी कभी सुबह सुबह उठो मन बहुत प्रसन्न होता है, कुछ रीजन नहीं होते लेकिन बहुत मन प्रसन्न है, एक बहुत अच्छा फील हो रहा है। यानी उस दिन क्या होगा, तुम्हारी बॉडी के अंदर ये वाला हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो गया, ठीक है, ये वाला हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो गया तो क्या होगा, तुम बहुत अच्छा फील कर रहे हो। ठीक, सर्टोनिन बहुत ज़्यादा अगर सही से फील हो रहा है, जैसे कहते हैं हैप्पीनेस हार्मोन, यानी तुम खुश बहुत रहो। कुछ लोग होते हैं बड़ा खुश रहते हैं, उनके चार झापड़ भी मारा हो शरीर को हंसते हुए देखेंगे, यानी उनके अंदर कौन सा हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है, असर उदासी छाई। तो पहला क्या होगा, पहला देखो ये है हैप्पीनेस, ये है हैप्पीनेस को नियंत्रित करता है, यह हैप्पीनेस को नियंत्रित करता है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हैप्पीनेस हार्मोन। ठीक है, आज बहुत अच्छा लग रहा है, इसका मतलब कोई पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, अलग चीज़ लगेगी। अगर तुमको अच्छा फील हो रहा है, यानी केवल और केवल इसका काम है और किसी का कोई काम नहीं। दूसरा फील गुड हार्मोन, आज बहुत अच्छा फील हो रहा है तो इसको फील गुड हार्मोन भी कहेंगे। तीसरा मेनली कौन कंट्रोल करेगा स्लीप को, ये वाला, लेकिन ये स्लीप को कंट्रोल करने में सहायता करेगा। ठीक है, ज़्यादा खुश होते हैं तो नींद नहीं आती है, जब ज़्यादा खुश हो तो नींद नहीं आएगी। सही बात है, ज़्यादा दुखी हो गए तब नींद आएगी। दुख में भी नींद नहीं आती है, ऐसा क्यों मानते हो, ऐसा तो क्यों पाल कर जिससे नींद नहीं आती। आप देखो बीमारियां, इनके बिगड़ने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो मैंने एक तो बता ही दिया। अगर ये सही अमाउंट में फ्लो नहीं हो रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां होंगी, एक तो निद्रा की, मान लो कम मात्रा में बनना है या अधिक मात्रा में बनना है। तो पहला पॉइंट देखो, अब मान लो ये हार्मोन सही से काम नहीं कर रहा तो बीमारी होगी नहीं होगी, तो नहीं होगी। तो देखो इसमें एक शब्द सुना होगा हाइपो हाइपर, सुना है? हाइपर शब्द कब यूज करते हैं, जब कम मात्रा हो, और जब हाइपर यानी
यानी हाइपो एंगर बोलते हैं, कम गुस्से वाले को बोलते हैं। हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है, वो पहले ही गुस्से पर ही छेड़ दो से ज़रा सा करना स्टार्ट कर देते। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर जो हार्मोन है वो उनका फ्लो कितना हो रहा है, कम हो रहा है, कम फ्लो हो रहा है, कम रिलीज हो रहा है, ठीक, तो क्या बीमारी होगी। और अगर वो हाइपर सिक्रेशन हो रहा है यानी अधिक, तब में बीमारी होगी। तो पहला तो है कम, मान लो ये कम बन रहा है, कम फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, निद्रा पर नियंत्रण। निद्रा बढ़ेगी जब मेलेटोनिन बढ़ेगा, निद्रा घटेगी जब मेलेटोनिन घटेगा। तो अब सोना था 8 घंटे, 4 घंटे में ही नींद पूरी हो जाती है, और ये सब बीमारियां होती हैं। एक हमारा मित्र था, तो हमारी एज का ही है, नाम सुना, तो हम लोग जब पढ़ते थे तो 3-4 घंटे में उसकी नींद पूरी हो जाती है। तब कहते हैं बहुत बढ़िया लगती है, 3-4 घंटे में बस 3 घंटे सोया हो गया, ऐसा होता है नहीं, ठीक है। बाद में अब करीब 8-10 साल बाद जब कॉन्टैक्ट हुआ उससे, तो बता रहा मेरी दोनों किडनियाँ जो हैं वो खराब हो चुकी हैं, क्या कहते हैं उसको, फिल्टर, क्या करते हैं, किडनी से फिल्टर करते हैं, नाम भूल, मतलब अब किडनियाँ काम नहीं कर रही, बाहर तो उसका फिल्टर होता है। तो बीमारियाँ कोई सी, अगर नींद कम आ रही है तो समझ लो ज़्यादा समस्या है, नींद ज़्यादा आ रही तो कम समस्या है। तो अनिद्रा की बीमारी क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं, अधिकतर साथी होते हैं जो 2-3 घंटे पर वो सो लेते हैं, उनका फ्रेश होता रहता है वो नींद से। ऐसे काम नहीं करना चाहिए, नींद पूरी पढ़ाई पूरी। स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, खाना, पढ़ना, सोना, इसके लिए अपनी काम करेंगे। ठीक है, अनिद्रा की बीमारी होगी। और अगर ज़्यादा ये निकल आया तो हार्मोन, तो क्या होगा, अब घर वाले सोने नहीं देंगे, नींद पूरी नहीं होगी, हमेशा क्या लगेगा कि नींद आ रही है। और नींद कब आती है हमें, क्योंकि जब थका हुआ फील करें, नींद तो तभी आएगी ना जब हम थका हुआ फील करें। यानी हमेशा क्या लगेगा, थकान सी लग रही है, हमेशा क्या लगेगा, नींद आ रही है। फिर नींद पूरी नहीं होगी तो मजाक भी बर्दाश्त नहीं होगा, चिड़चिड़ापन आने लगेगा, ठीक। तो ये सब बीमारियां इसके कारण होंगी। तो चिड़चिड़ापन, दूसरा क्या होगा, थकान, और तीसरा क्या होगा, हमारी जो जैविक क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक, ये क्या रहेगी, डिस्टर्ब रहेगी। ये 3 समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। समझ आ गया, कोई डाउट है यहाँ पर? अब कौन सा ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, यहाँ पर कंठ के पास, ठीक। तो इसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, उसके पड़ोस में पाया जाता है। इसको ऑब्लिक करके इसको एडम्स एप्पल। क्या बात है भाई, टाइम हो गया क्या, 35 हो गया।